हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स का अपना पार्ट नंबर 7 बना रहे हैं। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी पार्ट नंबर 6, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, अपना फंड्स ऑफ फंड तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम कहाँ से पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर AUM, यानी कि AUM की फुल फॉर्म होती है पहली बात असेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ से आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो अपना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है AUM की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, असेट अंडर मैनेजमेंट। सो assets under management AUM represent the money which is managed by mutual fund in a scheme. Adding AUM for all schemes of a fund house gives the AUM of the fund house, and the figure arrived by adding AUMs of all fund houses represent the AUM industry AUM। तो यहाँ पे हमें बोला है कि जो asset under management है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो कितने पैसे को यहाँ पे मैनेज कर रही है। मनी विच इज़ मैनेज बाय म्यूचुअल फंड इन अ स्कीम, यानी कि जो पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम मैनेज कर रही है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है AUM से हमें आपको समझ में आ रहा होगा ना, असेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो असेट्स क्या होता है? जो हमारा फंड होता है। तो जो म्यूचुअल फंड है जिस पैसे को वो मैनेज कर रही है, तो वो उसे कौन मैनेज करवाता है? असेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? असेट अंडर मैनेजमेंट AUM के अंडर क्या होता है? उस जो पैसा है म्यूचुअल फंड का वो हम मैनेज करते हैं। जिस भी म्यूचुअल फंड की स्कीम का पैसा मैनेज किया जा रहा है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? असेट अंडर मैनेजमेंट। तो और अब जैसे एक म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड तो है नहीं। तो जितने भी म्यूचुअल फंड है उन सबके AUMs होंगे। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम इन सभी AUMs को ऐड कर देते हैं ना, तो ऐड करने के बाद जो हमारा मतलब अब जैसे एक म्यूचुअल फंड, दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा, चौथा, तो जब हम सारे AUMs को ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारा जो पैसा बनता है वो क्या होता है? वो हमारा इंडस्ट्री AUM हो जाता है। यानी कि जैसे म्यूचुअल फंड की ये क्या है? पूरी एक इंडस्ट्री है जिसमें सभी टाइप के म्यूचुअल फंड्स आते हैं ना। तो उसी तरह सारे म्यूचुअल फंड क्या रखते हैं? असेट अंडर मैनेजमेंट रखता है। तो जब हम सारे असेट अंडर मैनेजमेंट को ऐड कर देंगे तो वो इंडस्ट्री AUMs बताता है, यानी कि वो रिप्रेजेंट करता है कि जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है उसमें AUM की क्या इंडस्ट्री है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट का क्या पैसा है ना। तो वो आ जाएगा, मतलब कितना पैसा जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यहाँ पे मैनेज कर रही है। सो AUM इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नेट असेट वैल्यू नेव, एक्सप्लेन इन डिटेल लेटर। तो यानी कि आज की इस वीडियो में हम इस नेव को भी खत्म कर देंगे। कि अभी आप समझ रहे होगे ना कि इतनी बार मैंने बोल दिया नेव नेव नेव, तो मतलब प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ाया है नेव, बट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि नेव क्या होता है। बट आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, नेव को भी समझ लेंगे। तो जो AUM है उसे हम कैसे कैलकुलेट करता है? उसे हम कैलकुलेट करता है मल्टीप्लाइंग द नेट असेट वैल्यू नेव ऑफ अ स्कीम बाय द नंबर ऑफ यूनिट इशूड। यानी कि जो स्कीम है ना, जो म्यूचुअल फंड ने स्कीम यहाँ पे ऑफर करी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उस स्कीम्स की यूनिट कितनी इशू हुई हैं वो, और उसे मल्टीप्लाई कर दो नेट असेट वैल्यू नेव, और जो यूनिट्स इशू हुई हैं उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है? हमारा AUM आ जाता है। अब ये नेव क्या होता है वो हम आगे जब पढ़ लेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ये नेव होता क्या है। बट हमें आप ऐसे समझ लो कि एक नेट असेट वैल्यू होती है जिसे अगर हम क्या कर दें, जिसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यूनिट जितनी इशू करी गई हैं स्कीम में से, तो हमारा AUM असेट अंडर मैनेजमेंट आ जाएगा। तब देखो, अ चेंज इन AUM कैन हैपन either due to redemption or inflows. In case of sharp market fall, the NAV are expected to move down. This may lead to redemption pressures and AUMs may come down. Conversely, if the outlook on country and market is positive, it may lead to inflow of funding, leading to overall increase in the AUM. Also, if the fund is able to produce superior return as compared to the benchmark. यहाँ क्या दिया है? देखो, एक एग्जांपल भी दिया कि निफ्टी इट में रिजल्ट इन इनफ्लो इनटू स्कीम लीडिंग टू इंक्रीज द AMU। ये देखो, हमें ये बोल रखा है कि अगर मार्केट में क्या आता है, अगर मतलब जो हमारा AUM है ना वो दो तरह से इफेक्ट हो सकता है, एक तो रिडेम्पशन से और इनफ्लोज से। यानी कि इसका क्या मतलब है कि सोचो अगर मार्केट में अचानक से डाउन आ जाए, जैसे कि अभी के टाइम पे देखा जाए तो मार्केट क्या है, डाउन चल रही है। अभी मार्केट में कुछ इतना अप्स हमें देखने को मिल नहीं रही है। अभी मार्केट में लॉस हो रहा है ज़्यादातर लोगों को, है ना, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है। तो अगर मार्केट में एक शार्प मार्केट फॉल देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली बात है, नेव क्या है? हमारी नेट असेट वैल्यू, हमारे जो असेट्स की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएंगी? वो भी डाउन हो जाएंगी, वो भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, जो स्कीम है उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। निकलना इन द सेंस कि वो अपना पैसा वापस चाहेंगे, वो अपना पैसा अपने पास रखना चाहेंगे, उन्हें
वो अपना और लॉस नहीं कराना चाहते। इसके चलते क्या होगा, रिडेम्पशन होंगी, रिडेम्पशंस का प्रेशर बढ़ेगा और AUMs जो है, जो हमारी असेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है, सॉरी जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, वो क्या हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला जाएगा और डाउन हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है, अगर इसका अपोजिट होता है, अगर कंट्री में क्या होता है, मार्केट पॉजिटिवली बिहेव करती है, यानी कि सारी चीज़ें क्या है, अच्छे से ग्रो कर रही हैं और प्रॉफिट भी हो रहा है, तो क्या होता है, उसकी वजह से इन्फ्लो होता है। इन्फ्लो इन द सेंस कि जब सारी चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिख रही है और सब कुछ क्या हो रहा है, इंक्रीज होता दिख रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या होता है, सारी चीज़ों में प्रॉफिट होता है, तो ओवरऑल इंक्रीज भी होता है हमारा AUM, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट भी क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं और हमें प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे लोग और ज़्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो ऑल्सो इफ फंड इज एबल टू प्रोड्यूस, यहाँ पे यही दे रखा है कि अगर यहाँ पे हमारा मार्केट में शार्प फॉल पड़ता है, तो उसकी वजह से नेव डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे असेट अंडर मैनेजमेंट क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर मार्केट और कंट्री की जो हालत है वो पॉजिटिव है, यानी कि सारी चीज़ें प्रॉफिट में जा रही हैं या फिर सब कुछ अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो क्या होता है, हमें ओवरऑल एक प्रॉफिट और ओवरऑल एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है, उसे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है 4.19, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक ऑफर डॉक्यूमेंट SID एंड SAI, सिड और साई। यानी कि यहाँ पे हमें बता रखा है कि दो बेसिक ऑफर डॉक्यूमेंट, OD हमने पढ़ रखे हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिनमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी स्कीम है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स होती हैं, तो वो हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। अब यहाँ पे मैं बोला है कि ये जो दो टाइप की बेसिक ऑफर डॉक्यूमेंट है, SID और SAI, इसकी भला क्या इन्वेस्टर्स को क्या इंपॉर्टेंस है, इससे भला क्या होता है, और इनमें कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं जो इन्वेस्टर को जाननी यहाँ पे ज़रूरी है। सो प्रायर टू इन्वेस्टिंग एवरी इन्वेस्टर नीड टू बी अवेयर ऑफ बेसिक ऑब्जेक्टिव, terms and investment philosophy of the scheme. These are fundamental features of the fund, not be altered by the fund house without इन्वेस्टर्स अप्रूवल। यानी कि हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि अगर आप जो भी इन्वेस्टर है, जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड में कर रहा है या फिर किसी और शेयर में कर रहा है, डिबेंचर में कर रहा है, वो किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे क्या है, सबसे पहले तो उसे अवेयर रखना है खुद को कि उसकी इन्वेस्टमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और जो जिस भी स्कीम में, जिस भी इन्वेस्टमेंट में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसका रिटर्न और उसका रिस्क, ये सारी प्रोफाइल जो है, जो उसकी फिलॉसफी ऑफ द स्कीम है, वो उसे पता होनी चाहिए। तो अगर हम देखा जाए तो अब दीज आर द फंडामेंटल फीचर ऑफ द फंड एंड कैन नॉट बी अल्टरेटेड बाय द फंड हाउस विदाउट अप्रूवल। यानी कि अगर, तो यहाँ में दिया है कि ये क्या होता है, फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए ना, कि आप जिस भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका मतलब आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो इन्वेस्टमेंट है किस चीज़ पे, उसका रिस्क प्रोफाइल, उसका रिटर्न प्रोफाइल, मतलब आपको ये सीधा सीधा पता होना चाहिए कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो और क्या वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है या नहीं। तो जो फंडामेंटल फीचर्स है वो हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट में होता है। तो उसी तरह में दे रखा है कि म्यूचुअल फंड ऑफर डॉक्यूमेंट हैज़ हैव टू पार्ट, यानी कि जो म्यूचुअल फंड के ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, उसमें दो तरह के पार्ट हैं। पहला दिया है हमारा SID यानी कि सिड, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और सेकंड दिया है हमारा SAI, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, साई। अब इसे साई बोलो, सही बोलो, कुछ भी बोलो, आपको बस याद रखना है SID सिड, SAI साई। मैं से साई पढ़ती हूँ, आप सही पढ़ो, सही पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट पढ़ ज़रूर लेना। ओके, देखो, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विच हैज़ डिटेल्स ऑफ द स्कीम्स, यानी कि जो हमारे पास सिड है ना, वो क्या होता है, जो सिड है उसमें जो हमारी स्कीम है उसके बारे में सारी डिटेल्स, मतलब उसके बारे में हमारी स्कीम से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो हमारी सिड में प्रेजेंट होती हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन साई में क्या होता है, विच हैज़ स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड दैट इज ऑफरिंग द स्कीम्स, यानी कि इसमें दुनिया भर का अबाल बबाल जवाल नहीं है, इसमें कुछ कुछ बेसिक और मेन इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है, जो इन्वेस्टर को चाहिए, वो यहाँ पे मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड होती है। तो सिड में क्या है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा सब कुछ अच्छे से डिटेल दे रखी है स्कीम के बारे में। और साई में क्या होता है, हमारी स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि बहुत ही बेसिक्स और इंपॉर्टेंट वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो यहाँ पे हमारे म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, जो भी म्यूचुअल फंड ऑफर कर रहा है, जो भी स्कीम है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सो द अबव डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय द फंड हाउस एंड vetted by SEBI
Investors can download these documents from the mutual fund website. Investors should understand and analyze them prior to investing. यानी कि ये जो ऊपर वाले ये जो दो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये कैसे बनाए जाते हैं, ये फंड हाउस यहाँ पे प्रिपेयर करता है और सेबी क्या करती है, यहाँ पे वेटेड बाय सेबी का मतलब सेबी से यहाँ पे ऑब्जर्व करती है, सेबी यहाँ पे से अप्रूव करती है कि हाँ आपने जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जैसे आपने अब स्टूडेंट ने काम किया, अब टीचर का काम क्या है, उसे चेक करना, तो यहाँ पे काम कौन करके देता है, फंड हाउस, और चेक कर देता है हमारा सेबी। तो बस यहाँ पे इतना ही दे रखा है कि जो ऑफर मतलब जो ऑफर डॉक्यूमेंट है म्यूचुअल फंड वाले, वो प्रिपेयर किए जाते हैं फंड हाउस के द्वारा। यानी कि अभी आपको बात याद रखनी है, आपसे पूछ भी सकते हैं कि हु इज़ द वन हु प्रिपेयर ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो आपको लिखना है द ऑफर डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फंड हाउस फॉर म्यूचुअल फंड। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अच्छा देखो आगे क्या दिया है, एवरी ऑफर डॉक्यूमेंट क्लियरली स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है हर एक ऑफर डॉक्यूमेंट, तो देखो the particulars of the scheme have been prepared in accordance with the Security and Exchange Board of India Mutual Fund Regulation 1996 as amended till date and filed with SEBI along with a due diligence certificate from the AMC. The units being offered for public subscription have not been approved or recommended by SEBI, nor has SEBI certified the accuracy or adequacy of the scheme information document. अच्छा जी, ये सब क्या दे दिया अब इस पैराग्राफ में, देखो इस पैराग्राफ में दिया है कि जो भी स्कीम्स हैं जो क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती हैं, तो वो सब क्या है, जब वो प्रिपेयर होते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, वो क्या करती है, इसे यहाँ पे अप्रूव करके देती है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई एक नई स्कीम आती है ना, तो सेबी उसे क्या करती है, रेगुलेट करती है, उसे ऑब्जर्व करती है ना, और उसके बाद उसे प्रिपेयर मतलब उसे चेकआउट करती है, हम कह सकते हैं एक क्रॉस चेक लगाती है सेबी। तो अब इसमें और क्या दिया है कि अब देखो जैसे कि यहाँ पे अगर आपने क्या किया, आपने एक नई म्यूचुअल फंड लाए, एक नई म्यूचुअल फंड का स्कीम लाए, तो अब सेबी क्या करेगी, जो भी सेबी है वो क्या करेगी, एज अमेंडेड टिल डेट एंड फाइल्ड विद सेबी अलॉन्ग विद अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट का बताया था। उसमें क्या होता है कि जब भी एक म्यूचुअल फंड क्या करता है, अपनी एक स्कीम लाता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी कंपनी के जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या फिर कंपनी के सीईओ से क्या कराते हैं, सर्टिफिकेट कराते हैं, सर्टिफिकेट पे साइन करवाते हैं। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, ये पूरा एक हम कह सकते हैं एक बैकअप होता है, मतलब बैकअप तो नहीं कहूँगी, मतलब मैं कहूँगी कि ये यहाँ पे एक प्रूफ होता है कि ये जो सारी डिटेल्स हैं ये सब यहाँ पे सही हैं, और एक बड़ी अथॉरिटी ने क्या किया, इस पर अपना सिग्नेचर किया। फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आपने कोई नया स्कीम लाए मार्केट में, अगर आप एक नया स्कीम लाए, तो लोग भला कैसे विश्वास करेंगे, जैसे अगर आप पास हुए हो तो कैसे लोग भरोसा करते हैं, रिजल्ट देखते हैं ना। अब रिजल्ट ऐसा नहीं आपने कागज़ पे अपना नंबर लिख के दे देना, वो क्या करेंगे, आपका प्रॉपर स्कूल रिजल्ट मांगेंगे, उसमें चेक करेंगे प्रिंसिपल के साइन है भी कि बस ऐसे ही फर्जी बनवा लिए हैं, नहीं। तो ऐसा ही होता है कि अगर आप कोई भी एक स्कीम ला रहे हो तो लोग उस पर भरोसा कैसे करेंगे कि अगर आपने उसे सेबी से अप्रूव कराया है और उसके ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट पे क्या है, एएमसी ने सिग्नेचर करके दे रखे हैं कि अगर एएमसी ने क्या किया, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो है उस पर अपनी अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर करवाए हैं, तो ही लोग क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को, उस स्कीम को प्रॉपर मानते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सेबी ने बोल रखा है, मतलब इसमें बता रखा है कि सेबी यहाँ पे कुछ भी हमें ऐसे अप्रूव नहीं करती है कि आप इस वाली स्कीम ये बहुत अच्छी है तो आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, या फिर ये वाला ऑफर डॉक्यूमेंट सही है, बिल्कुल मतलब सही है इन द सेंस कि ये बहुत अच्छा ऑफर डॉक्यूमेंट है, तो आप चाहो तो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो सेबी होती है ना, वो कभी भी पब्लिक को यहाँ पे ऑफर नहीं करती कि आप कौन सी स्कीम में जाके इन्वेस्ट करो, या फिर ऐसा कभी भी कुछ रिकमेंड नहीं करती है सेबी कि आप किसी इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दो या अपना पैसा इस स्कीम में लगा दो। तो सेबी बस क्या करती है, रेगुलेट करती है और चेकआउट करती है कि सब कुछ सही से डिटेल्स दे रखी है, बट सेबी यहाँ पे कुछ भी रिकमेंड नहीं करती है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को, है ना, कि आप इस वाली स्कीम में इन्वेस्ट कर लो या उस वाली स्कीम में इन्वेस्ट कर लो, ऐसा सेबी काम नहीं करती है। आगे अगर हम देखें, सो द स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सेट फोर्थ concisely the information about the scheme that a prospectus investor ought to need or to know before investing. Before investing, investors should also ascertain about any further changes to the scheme information document after the date of this document from the mutual fund investor service center website, distributors or broker. The investors are advised to refer to the statement of additional information SI for details of mutual fund tax and legal issues and general information on www. वेबसाइट का एड्रेस
हाय राम, मैंने इतना सब बोल दिया, अब मैं आपको समझा भी देती हूँ। तो देखो अब मैं बताती हूँ इसमें क्या दिया है कि जो भी हमारी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है ना, जो हमारी SID सिड है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारी स्कीम से रिलेटेड जो भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर मतलब प्रोस्पेक्टिव्स हैं, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को ऑट टू नो होनी ही चाहिए, यानी कि उनके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उन बेसिक चीज़ों को तो जाने ही जाने। फॉर एग्जांपल कि उनकी स्कीम किस बेसिस पे है। सेकंड चीज़ कि उस स्कीम में क्या उन मतलब वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो स्कीम में उन्हें क्या रिटर्न मिलने वाला है, क्या रिस्क है, स्कीम किस बारे में है, क्या उनके इंटरेस्ट से स्कीम मिलती भी है या नहीं मिलती। तो वो सारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए कि वो किस भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें अपना पैसा, उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के पास होनी चाहिए वो हमारी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में हमें प्रोवाइड की जाती है। अब बिफोर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर शुड ऑल्सो असर्टेन, अच्छा देखो कि इन्वेस्ट करने से पहले अगर जो भी इन्वेस्टर है उसे क्या होना चाहिए, अपने स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि यानी कि पैसा लगाने से पहले ही आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आपकी स्कीम क्या है और आप इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ जैसे है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। अब आपको जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे म्यूचुअल फंड के जो आपके पास होने चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपकी स्कीम से रिलेटेड है ना। इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे इन्वेस्टर के सर्विस सेंटर होता है ना, कि अगर आपको इन्वेस्टर को कोई भी परेशानी है या फिर उसे कुछ पूछना है तो उसके लिए सर्विस सेंटर्स। आपको वेबसाइट बतानी चाहिए, यानी कि आप जिस भी इन्वेस्टमेंट के में जिस भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाती है कि अगर आप इन फ्यूचर वेबसाइट से कुछ देखना चाहें या कुछ जानना चाहें या स्कीम में कुछ नया आ रहा है तो आपको पता चल जाए। डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रोकर्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे एक ही होते हैं, इंटरमीडियरी। तो जो ब्रोकर्स हैं उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए ना, कि मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ब्रोकर ही आपका मतलब गुल्ला है तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो आपके पास जो म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स, वेबसाइट्स, ब्रोकर्स, इन सब की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अब हमें दिया है कि द इन्वेस्टर्स आर एडवाइज टू रेफर द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर डिटेल्स ऑफ। अच्छा देखो, अब ऐसा नहीं कि आपने जैसे कि यहाँ हमने देखा था कि सिड में सारी इन्फॉर्मेशन है तो बस सिड पढ़ के आपने काम खत्म कर दिया, नहीं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया जाता है कि वो क्या करें, वो अपना जो स्कीम एक मिनट, स्कीम नहीं, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, साय जो है या फिर सही कहो, साय कहो, जो आपको कहना है वो कहो, है ना। तो जो अपना साय है उसे वो क्या करें, उसे भी एक बारी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उन्हें एडवाइस किया जाता है। क्यों? क्योंकि साय में भी क्या होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो बहुत ही की और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो होती हैं, जैसे कि आपकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, टैक्स हो गया, लीगल इश्यूज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो हमारी साय में प्रोवाइड की जाती है। और जो www बोल रही हूँ, ये जो हमारा वेबसाइट एड्रेस है वो भी हमारा साय में जो है वो डिटेल्स हमें मेंशन करी जाती हैं। तो SAI is an incorporated by reference. For a free copy of current SAI, please contact your nearest investor service center और log in to our website। यानी कि अगर आप क्या चाहते हो, अगर आप एक SAI चाहते हो या फिर आपको उस SAI में जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आप वो चाहते हो, अगर आप SAI को पढ़ना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो नियरेस्ट इन्वेस्टर सर्विस सेंटर है, कि सोचो कि अगर आपको जो भी स्कीम है उससे रिलेटेड अगर आपको अपना साय चाहिए तो आप क्या करोगे। अब आप जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम है, फिर अगर वो कुछ चाहता है तो इन्वेस्टर सर्विस सेंटर पर पास जाके अपनी परेशानी बता सकता है कि मुझे एक साय चाहिए, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, उसके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं लेना चाहता हूँ। तो या तो आप इन्वेस्टर सर्विस सेंटर के पास जाके ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, लॉग ऑन कर सकते हैं जो भी आपकी वेबसाइट है जो भी आपको प्रोवाइड की गई है, उस वेबसाइट पे भी आप लॉग ऑन करके क्या कर सकते हैं, आप अपना लॉग ऑन करके अपना जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पढ़ सकते हैं। आगे दिया था स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट शुड बी रीड इन कंजक्शन विद द साय एंड नॉट इन आइसोलेशन। यानी कि अच्छा देखो, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और साय यानी कि सिड और साय दोनों जो है ना वो हमें अच्छे से रीड करने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पढ़ा और एक छोड़ दिया ना, दोनों हमें ध्यान से पढ़ने चाहिए, है ना। जैसे बैट बॉल दोनों होता है तभी क्रिकेट खेल पाता ना, तो ऐसे ही यहाँ पे साय और सिड दोनों हमें पढ़ने चाहिए। आगे हमें दिया है व्हाट इज़ द की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। अब किम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारी की इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब ये किम यानी कि की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में होता क्या है, ऐसी कौन सी की इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा कौन सा ताला चाबी लगा रखा है इन्होंने जो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, द की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम किम इज अ समरी ऑफ द सिड एंड साय। हाँ, ये क्या बोला, अच्छा किम क्या है, किम समरी है सिड और साय की। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं थी, कोई बात नहीं, तब पता चल गई ना। किम क्या है, जैसे कि अगर सिड और साय में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर इन केस आपके पास टाइम नहीं है
या फिर आपको वो समझ नहीं आ रहा, आपको एक समरी चाहिए। अब मैं कहूँ कि पूरी 200 पन्ने की बुक पढ़ो, अब आप कहोगे ना भैया इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप जो उस बुक है ना उसकी समरी समझ लोगे कि मोटा मोटा इस कहानी में ये हुआ था। तो ऐसा ही सिड और साय की भी एक समरी है किम। सिड और साय की समरी को हम बोलते हैं किम, यानी कि की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। सो की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होता है, सिड का भी कुछ हिस्सा होता है और साय का भी कुछ हिस्सा होता है। तो दोनों की जो बेसिक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्ट किम में उठा कर डाल देते हैं। सो एज पर सेबी रेगुलेशन एवरी एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी अकम्पेन्ड बाय किम, यानी कि जो भी हमारी रेगुलेशंस, जो सेबी रेगुलेशंस है ना हमारी, उसमें जो भी एप्लीकेशंस जैसे सिड और साय हैं, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमारी किस में होती है, किम में हमें प्रोवाइड की जाती हैं। सो द इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ किम आर, यानी कि अभी किम में क्या क्या कंटेंट होता है वो हमें नेक्स्ट पेज पे दे रखा था, उसे भी हम रीड आउट कर लेते हैं। तो देखो जो हमारी की में सबसे पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, नेम ऑफ द एएमसी, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर एंड स्कीम। ये बताओ, ये तो जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ों का नाम तो हमें पता रहना चाहिए ना, कि हमारी एएमसी कौन सी है, म्यूचुअल फंड कौन सा है, ट्रस्टी क्या है, और फंड मैनेजर कौन है हमारा, और स्कीम क्या है। तो उन सारी चीज़ों के नाम। सेकंड क्या दिया है, डेट ऑफ इशू ओपनिंग, इशू क्लोजिंग एंड रीओपनिंग फॉर सेल एंड रीपरचेज, यानी कि जो भी आपकी स्कीम है वो कब इशू हुई उसकी डेट, क्लोज कब हुई उसकी डेट, रीओपन कब हुई सेल और रीपरचेज के लिए, यानी कि दोबारा अगर हम उसे बेचना चाह रहे हैं या फिर अगर हम वापस अपनी स्कीम में से कुछ यूनिट्स खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए रीओपन और रीसेल कब हुई, रीओपन फॉर सेल्स और रीपरचेज कब हुई, उसकी भी डेट हमारे पास होनी चाहिए, मतलब होती है हमारी किम में। थर्ड दिया है प्लान एंड ऑप्शन अंडर द स्कीम, यानी कि जो स्कीम है उससे रिलेटेड प्लान्स क्या है और ऑप्शंस क्या है वो सारे हमारे पास प्रोवाइड की जाते हैं किम में। रिस्क प्रोफाइल एंड स्कीम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो जो हमारी स्कीम है उसका रिस्क क्या है, यानी कि जो इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो हाई रिस्क ले सकते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो मॉडरेट रिस्क लेते हैं, कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो काफ़ी कम रिस्क लेते हैं। तो रिस्क प्रोफाइल हमें पता होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या दिया है, नहीं फिफ्थ ना, हाँ फिफ्थ पॉइंट हमें दिया है प्राइस एट विच यूनिट्स आर बीइंग इशूड एंड मिनिमम अमाउंट, यूनिट्स फॉर इनिशियल परचेज, एडिशनल परचेज एंड रीपरचेज, यानी कि जो भी प्राइस, जैसे कि जो भी यूनिट आपको इशू करी जाती है तो उसका मिनिमम प्राइस, उसका मिनिमम अमाउंट क्या है वो हमारा क्या है किम मेमोरेंडम में हमें प्रोवाइड किया जाता है। या फिर अगर आप क्या चाहते हो इनिशियली परचेज और एडिशनली परचेज और रीपरचेज, यानी कि अगर आप पहले से ही परचेज करके रखना चाहते हो या फिर टाइम पे रीपरचेज कर रहे हो, अगर आप टाइम पे परचेज करते हो या फिर पहले से ही क्या करना चाहते हो उस यूनिट को खरीदना चाहते हो, या फिर आप उस यूनिट को रीपरचेज करना चाहते हो, दोबारा से उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसका प्राइस क्या होगा उस सिक्योरिटी का, उस यूनिट का, तो वो हमारे पास होता है बेंचमार्क, यानी कि जैसे अब म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो उनका पिछले साल का कुछ बेंचमार्क होता है ना, कि हमने पिछले साल इतना रिटर्न प्रोवाइड किया था, तो वो बेंचमार्क के बारे में बताया जाता है उस स्कीम के। थर्ड नहीं, यहाँ पे हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि अगर आप डिविडेंड लेते हो तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, किस इंटरेस्ट में मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, एनुअली मिलेगा, सेमी एनुअली मिलेगा, तो ये सारी डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम एंड बेंचमार्क ओवर लास्ट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो स्कीम है उसने कैसे परफॉर्म किया और बेंचमार्क उसका पिछले 1 साल का, पिछले 3 साल का और पिछले 5 साल का उस कंपनी ने या फिर उस स्कीम ने कैसे परफॉर्म किया है ना, और वो बेंचमार्क क्या रिटर्न प्रोवाइड कर रही है पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में और पिछले 1 साल में उसने कैसे परफॉर्म करके कैसा बेंचमार्क दिया है, तो वो सारी डिटेल्स होती हैं। लास्ट सेकंड पॉइंट दिया है लोड्स एंड एक्सपेंसेस, यानी कि लोड्स एंड एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी आपकी स्कीम है अब उनके भी कुछ खर्चे होते हैं, बस ऐसा ही नहीं कि बस मुंह उठा के ऐसी स्कीम खोल मारी, उसके भी कुछ खर्चे होते हैं, उसमें भी कुछ लोड्स होते हैं जो आपको नहीं बताए जाते, एक इन्वेस्टर को नहीं बताते कि ये हमारे खर्चे हैं, ये हमारे खर्चे हैं, बट उनके जो खर्चे होते हैं वो हमें यहाँ पे कि ये आपकी स्कीम में ये खर्चे हो सकते हैं, तो इसमें से कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, कुछ पैसा हमारी एएमसी लगाएगी, है ना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट पॉइंट दिया है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रार फॉर टेकिंग अप इन्वेस्टर ग्रीवेंसेज, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है रजिस्ट्रार की, कि अगर किसी इन्वेस्टर को अपनी कोई कंप्लेंट फाइल करनी है या फिर इन्वेस्टर ग्रीवेंसेज के लिए यहाँ पे हमें क्या दिया जाता है, एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है नेव का नहीं, रजिस्ट्रार का। अब नेक्स्ट टॉपिक नेव, जो बच्चों की समझ नहीं आता, दिमाग खराब हो जाता है, बट अब दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो नेव क्या है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये इसको देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर को। तो देखो व्हाट इज नेव, सो नेव की पहले फुल फॉर्म देख लो, नेट असेट वैल्यू, नेव की फुल फॉर्म होती है नेट असेट वैल्यू। सो नेट असेट ऑफ अ स्कीम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट ऑफ द स्कीम लेस ऑल
scheme liabilities, NAV is that net asset value is calculating by dividing the value of net asset by outstanding number of units। यानी कि अच्छा क्या दे रखा है, ये देखो यहाँ पे नेव का फॉर्मूला में मैंने नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, वो मैं आपको शो कर दूंगी। बट अगर हम देखें तो नेट असेट वैल्यू क्या होती है कि नेट असेट ऑफ अ स्कीम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ द स्कीम लेस ऑल लाइबिलिटीज़। यानी कि नेट असेट वैल्यू नेव क्या होती है, जो भी हमारी स्कीम है उसकी जो नेट असेट्स हैं उनकी उसके असेट्स क्या हैं, जैसे असेट्स हमारे होते हैं ना शेयर डिवेंचर, ये सब क्या असेट्स हैं, ये हमें पैसा बना के दे रहे हैं। तो जो भी हमारी स्कीम है उसके जितने भी नेट असेट्स हैं, जैसे ये सारे शेयर डिवेंचर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अकर्ड इनकम्स, ये सब हमारे क्या है नेट असेट्स हैं, ये हमें पैसा बना के दे रहे हैं। तो नेट असेट वैल्यू क्या होती है, नेव क्या होता है, जिस भी स्कीम की नेट असेट वैल्यू मतलब जो भी हमारी स्कीम है उसकी नेट असेट वैल्यू क्या होती है, उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ असेट होती है। तो अगर हम क्या करें, जो भी हमारा नेव है, जो भी हमारी स्कीम है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू में से हम उसकी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें, लाइबिलिटीज़ को लेस कर दें, तो हमारा नेव क्या है वो आ जाता है। अब ये देखो मैं क्या अनाप शनाप बकने लगी हूँ। तो देखो अभी पूरा नेव का फॉर्मूला नहीं बताया, अभी मैंने आपको आधा ही बताया। देखो कि अगर आपकी यहाँ देखो कि अगर आपकी यहाँ पे 5 लाख की क्या है नेट असेट्स हैं और आपकी 1 लाख की लाइबिलिटीज़ हैं, तो आप क्या कर दो, अभी 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा 4 लाख। पर अभी आपका नेट असेट वैल्यू नहीं आई है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको देखो अभी सिर्फ ऊपर ऊपर का बता रही हूँ कि नेट असेट वैल्यू में से जो भी नेट असेट वैल्यू निकालने के लिए पहले तो अपने असेट्स में, तो देखो हम कह रहे हैं ना नेट असेट वैल्यू, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ असेट्स की वैल्यू चाहिए। तो अपने असेट्स में से सबसे पहले क्या करो, लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो। अब अपने लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी, उसके बाद क्या करो, डिवाइड द वैल्यू ऑफ नेट असेट बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी कि अब आपने असेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी। 5 लाख आपके असेट थे, 5 लाख आपके असेट्स थे, 1 लाख की आपकी लाइबिलिटी थी। 5 लाख में से 1 लाख आपने माइनस कर दिया, 4 लाख के क्या आ गए, अभी हमारे सिर्फ और सिर्फ असेट्स आए हैं। अब आपने जो असेट्स आए हैं, जो भी आपकी वैल्यू आई है, इस वैल्यू को डिवाइड कर दो अपनी जो यूनिट्स आपने इशू कर रखी हैं। यानी कि जो म्यूचुअल फंड हम इशू करते हैं उसके हम यूनिट्स देते हैं ना अपने इन्वेस्टर्स को, तो उसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो जितनी भी यूनिट्स हैं वो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, 30 करोड़ है, 10 लाख है, जितनी भी यूनिट्स हमने अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रखी हैं उस नंबर से उसे डिवाइड कर दो। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज में आपको वो दे रखा है ना, फॉर्मूला दे रखा है, वो मैं आपको शो करती हूँ और देखो आपको सॉल्व भी करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रखा है, इसी के थ्रू मैं आपको करके भी दिखा दूंगी। यहाँ देखो यहाँ क्या दिया है, एडिंग ऑल असेट्स। देखो जो पिछले पन्ने पे हमें एग्जांपल दे रखा था ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर दे रखा था नेव का, अगर मैं आपको देखो शो ही कर देती हूँ ना, ज़्यादा मगजमारी करने से क्या फ़ायदा। तो देखो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर था, इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हमें नेव कैसे निकालना है। तो हमें असेट्स की वैल्यू दे रखी है, यहाँ हमें लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन टोटल हमारे टोटल असेट्स क्या होता है, टोटल असेट्स आपको दिख रहे हैं ना, हाँ टोटल असेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे हमारे 387.7 करोड़। ये सारी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 345 करोड़, 23 करोड़, 12 करोड़, 2.3 करोड़, ये सारी वैल्यूज हमें करोड़ में दे रखी है। कि हमारे शेयर्स का पैसा क्या है, 335 करोड़ का, 45 करोड़ का, डिवेंचर का पैसा है 23 करोड़ का, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का पैसा है 12 करोड़ का, इन अकर्ड इनकम जो पैसा आया है उसकी वैल्यू है 2.3 करोड़ की, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख रुपए। तो इस तरह से ये क्या हो गया, असेट्स की वैल्यू हो गई। और ये हमें यहाँ पे लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं कि 300 करोड़ और 85.7 करोड़, 1.5 करोड़, है ना। तो अब ये सारी क्या आ गई, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज़ आ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन टोटल यहाँ पे हमें बता रखा है कि हमारा जो असेट्स आ रहे हैं वो क्या आए हैं, वो आए हैं 387.7 करोड़। और जो हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज़ आई हैं, ये जो लाइबिलिटीज़ आई हैं वो आई हैं हमारी 0.5 करोड़ की, है ना। अभी देखो मैं हमें जो एग्जांपल यहाँ पे जो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ना, इसे पढ़ा देती हूँ, फिर आपको एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी समझ नहीं आएगा मुझे भी पता है। तो देखो एडिंग ऑल असेट्स गिव्स द टोटल रुपीज़ 387.7 करोड़। कि जो भी आपको आपके नेक्स्ट पन्ने पे, यानी कि जो पीछे वाला पन्ना है ना, उसको बुक खोल के रखना अपने पास, है ना। तो देखो उसके सारे असेट्स को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 387.7 करोड़ की। फ्रॉम दिस if we deduct the liability rupees 2 crore, that is occurred expenditure and other current liabilities। अच्छा कि अगर आप क्या करो, अब इसमें से आप अपनी लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो, जो आपके अकर्ड एक्सपेंडिचर हैं और अदर करंट लाइबिलिटीज़ अगर आप माइनस कर दो 2 करोड़ की। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो देखो आपको दिखेगा, 1 मिनट बस, यहाँ देखो
अकर्ड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इन्होंने स्पेस दे दी है, बट अकर्ड एक्सपेंडिचर क्या है हमारे, यानी कि खर्चे हैं जो क्या है हमारे लाइबिलिटीज़, तो 1.5 करोड़ की, और अदर करंट लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, वो हो गई 0.5 की, तो 1.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 करोड़ का यहाँ पे क्या हो गया हमारा लाइबिलिटीज़ आ गई। तो असेट्स कितनी है हमारी, असेट्स हमारी 387.7 करोड़ की, इसमें से माइनस कर दो 2 करोड़, तो यहाँ देखो अगर माइनस करोगे 2 करोड़ तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी 385.7 करोड़ की अभी आई है आपकी सिर्फ और सिर्फ असेट्स की वैल्यू। तो अब यहाँ देखो, अब आपके एग्जाम्पल में ना हमें एक और चीज़ दे रखी है, वो जो कि मैंने अभी आपको शो नहीं करी है, तो यहाँ देखो अब आपको शो करती हूँ। यहाँ देखो यूनिट इशू, यानी कि जिस यूनिट इशू की मैं बात कर रही थी ना कि म्यूचुअल फंड ने अपनी कितनी यूनिट्स को इशू करा है, तो वो 30, यानी कि 30 करोड़ यूनिट्स को क्या कर रखा है, इशू कर रखा है। फेस वैल्यू क्या है 10 की, नेट असेट्स क्या है 10 करोड़ की फेस वैल्यू है, नेट असेट्स क्या है यहाँ पे 387.7 करोड़। अब नेव हमने कैलकुलेट कर लिया 12.86, काम खत्म। मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ ना, तो यहाँ देखो मैं आपको देखो करके भी बताती हूँ। तो देखो हमने अभी क्या निकाला है, अपने वैल्यू निकाल ली है, हमने असेट्स की वैल्यू क्या निकाल ली है, असेट्स की निकाल ली है 85.7 करोड़, ये हमारी असेट्स की वैल्यू आ गई। देखो तो द स्कीम हैज़ इशूड 30 करोड़ यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स कितनी है हमारी 30 करोड़ की, ₹10 ईच, यानी कि 10, यानी कि एक की वैल्यू क्या है 10 रुपये। तो अब यहाँ पे देखो ड्यूरिंग द NFO, यानी कि जब आपने न्यू फंड ऑफर किया होगा, सो दिस ट्रांसलेट्स, अच्छा सॉरी 10 करोड़ नहीं है, हाँ 10 करोड़, सॉरी मैंने 10 रुपये बोल दिया, 10 रुपये नहीं है 10 करोड़ है, क्योंकि हम करोड़ में बात कर रहे थे ना, तो 30 करोड़। अब यहाँ पे ऐसे ट्रांसलेट अगर हम करें तो अगर आप क्या करोगे, अब आपने अपनी यूनिट को और अपनी फेस वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो यूनिट और फेस वैल्यू यहाँ पे 30 करोड़ की यूनिट है और 10 करोड़ की फेस वैल्यू, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 300 करोड़ की क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी प्राइस आ जाएगी। सो देखो being gained by the scheme, then this is represent the unit capital in the balance sheet। तो मैंने आपको दिखाया था ना आपकी यूनिट कैपिटल क्या थी, अगर आप अपना पेजेस देखोगे पीछे के, तो यूनिट कैपिटल आ गई आपकी 30 करोड़ की, सॉरी 300 करोड़ की, ठीक है। अब यूनिट कैपिटल हमें समझ में आ गई। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ देखो कहाँ गया, दस एज इफ नाउ नेट असेट्स नेट असेट्स वर्थ क्या है हमारी 387.7 करोड़ और डिवाइडेड अमंग्स 30 करोड़ यूनिट्स। अब इसे क्या कर दो, जैसे आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, बट मैंने आपको बताया था ना कि अपने असेट्स में से, देखो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता देती हूँ ना कि असेट्स में से क्या कर दो, लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो। अब जो आपकी वैल्यू आई है उस वैल्यू को दिख तो रहा है ना आप लोगों को, हाँ, असेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी, जो वैल्यू आई है उसे डिवाइड कर दो यूनिट से। तो अगर आपने आपके असेट्स थे 387.7 करोड़ के, उसमें से लाइबिलिटीज़ थी 2 करोड़ की, माइनस कर दी, वैल्यू क्या आई आपकी, वैल्यू आई 385.7 करोड़ की, और यूनिट्स कितनी है आपकी, यूनिट है आपकी 30 करोड़ की। अब क्या कर दो, इन्हें डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ देखो हमें आंसर दे रखा है कि द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट द इन्वेस्टर मस्ट फोकस हेयर इज दैट 300 करोड़ gained by the scheme has increased to rupees 387 crore, which translates 29.23% gain, whereas the return for the investors is 28.57। तो देखो अगर आप इसे डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12.5667 करके कुछ आएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ इन्होंने इसका राउंड ऑफ 12.56 ऐसा ही कुछ आएगा। देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। देखो इन्होंने यहाँ पे राउंड ऑफ करके हमें क्या बता रखा है, 12.86 बता रखा है, बट अगर मैं आपको शो करूँ तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा, ओहो ये टेढ़ा क्यों हो जाता है बार बार ही, देखो यहाँ में दिया है फिर हो गया ऐसे ही, रह तो नहीं दिखेगा नहीं अच्छे से, ये देखो ऐसे ही दिखा देते। देखो हमारा 380 सॉरी क्या है 308 दिख रहा है ना आपको, हाँ 385.7 है। अगर आप क्या कर दो, अगर आप इसे आप डिवाइड कर दो 12 से नहीं 30 से, 30 करोड़ का है ना, देखो सॉरी 200 नहीं 12.856666 ऐसा चलता जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे से 8666 को क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने राउंड ऑफ करके हमारा नेव क्या बता दिया, 12.86 का बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपकी यूनिट कैपिटल क्या थी, अगर आपका अपने वापस एग्जाम्पल में चलें तो यहाँ देखो, यहाँ हमारी यूनिट कैपिटल थी 300 की
और हमारा यहाँ पे टोटल मिला के यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, यानी मतलब एक्स्ट्रा क्या अमाउंट बन रही है 387.7 करोड़ की। यानी कि यूनिट कैपिटल जो पैसा लगाया था वो था 300 करोड़ का, बना क्या 387.7 करोड़ का। तो यहाँ अगर हमें यही बता रखा है कि अगर यूनिट कैपिटल हमारा 300 करोड़ है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट हुआ है तो कैसे हुआ है, मतलब ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ है तो हमने परसेंटेज निकाली है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, हमारा क्या आया, नेव आया है हमारा 12.86। आपको बस नेव ही निकालना है, ये मगजमारी आपको नहीं करनी, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। नेव निकालने का फॉर्मूला याद रखना, असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, जो वैल्यू आ गई उसे डिवाइड कर दो यूनिट से, आपका काम खत्म, बस इतना ही करना है आपको। अब अगर हम देखें तो यहाँ क्या दे, बस इन्होंने परसेंटेज निकाली है कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे परसेंटेज निकालने के बाद यहाँ पे हमें 29.23 का यहाँ पे हमें गेन हुआ, जिसमें से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलेगा 28.57। अब आप सोचोगे इन्वेस्टर्स को कम क्यों मिल रहा है, इसलिए कम मिल रहा है क्योंकि कुछ हमारा जो खर्चे होता है वो कट जाते हैं ना, जो एक्सपेंस रेशियो है वो सब कट जाता है, तो इसलिए हमें अपने इन्वेस्टर्स को 28.57 मिल रहा है। अगर देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसे आएगा, अगर देखो आपका जो नेव है ना उसमें से 28.86 में से अगर आप क्या कर दो 10 माइनस कर दो। अब आप कहोगे 10 क्यों माइनस करना है, ये देखो आपकी जो एग्जाम्पल है उसी में क्या दे रखा है, आपकी फेस वैल्यू यहाँ पे, अब फेस वैल्यू नहीं दिख रही, यहाँ देखो फेस वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो जब फेस वैल्यू 10 दे रखी है तो 10 ही तो माइनस करोगे ना। तो अब फेस वैल्यू 10 दे रखी है तो यहाँ से 10 माइनस कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 2.86। अब यहाँ पे क्या कर दो, अब यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर दो 86 को, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 10 से इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो पॉइंट उठ के आगे आ जाएगा, तो पॉइंट उठ के आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 28.6। अब यहाँ क्या दे रखा है, रिटर्न देखो 28.57% का मतलब क्या होता है 28.6 तो होता है राउंड ऑफ। अब तो बस इस तरह से आप नेव को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये परसेंटेज का कुछ नहीं करना, आपको करना है असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई वैल्यू को डिवाइड कर दो यूनिट से, बस आपका काम यही खत्म। और आज की इस वीडियो को भी हम यहीं पे खत्म करते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। अब जो कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।